न्यूज़ टीम प्रस्तुति। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान के समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह फिर से चर्चा में है। लोकसभा चुनावों के बीच अमृतपाल सिंह ने ऐसा ऐलान किया है जिससे लोग हैरान हो गए हैं और अमृतपाल सिंह के वकील ने उसकी ओर से बड़ा दावा कर दिया है। वकील के दावे के अनुसार अमृतपाल पंजाब के खट्टर साहब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। अमृतपाल के वकील ने इस चुनाव लड़ने के दावे के साथ एक वॉइस संदेश भी साझा किया है। इस वॉइस मैसेज में कहा गया है कि अमृतपाल पंजाब के खजूर साहब से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि किसी पार्टी की ओर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से वो मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि अमृतपाल 7 से 17 में के बीच नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने कहा है कि वो बृहस्पतिवार को अपने बेटे से मिलने के बाद ही इस मामले पर टिप्पणी करेंगे। अमेरिका स्थित बैंकिंग फर्म जेपी मॉर्गन चेज के प्रमुख जेमी डिमन ने पीएम मोदी की तारीफ़ की है। आबादी के एक बड़े हिस्से को गरीबी से बाहर निकालने की सरकार की उपलब्धि को देखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। डिमन इकोनॉमिक्स क्लब ऑफ न्यूयॉर्क की ओर से आयोजित लंच में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी ने भारत में अति विश्वसनीय काम किया है। मैं यहाँ के लिबरल प्रेस को जानता हूँ जिन्होंने उनकी जमकर आलोचना की है। उन्होंने 40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। उन्होंने गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे के विकास और नौकरशाही सुधारों में पीएम मोदी के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने आगे कहा कि कई अमेरिकी अधिकारी भारत को लेकर कल्पना करते हैं, भला हम कैसे सोच सकते हैं कि उन्हें अपना देश कैसे चलाना चाहिए। मोदी चुनौतियों का डटकर सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ देशों की सरकारें जलवायु परिवर्तन और श्रम अधिकारों पर पीएम मोदी की आलोचना करती हैं। इसके बावजूद कि भारत में लाखों लोगों के पास शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। डिमन ने आगे कहा कि उन्होंने ये अद्भुत चलन शुरू किया जिसमें हर नागरिक को हाथ, आँख या उंगली से पहचाना जाता है। ये वो आधार की बात कर रहे हैं जिसमें पहचान के लिए आँखों और हाथ का स्कैन ज़रूरी होता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुश्किल में फंस गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तत्कालीन ओएसडी और कांग्रेस नेता लोकेश शर्मा ने बुधवार को एक बड़ा दावा किया है जिसमें राजनीति में सनसनी फैल गई है। लोकेश शर्मा ने बुधवार को दावा किया कि राज्य में 2020 में कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश के संबंध में गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस नेताओं के बीच कथित तौर पर टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। टेलीफोन पर इस बातचीत के 3 ऑडियो क्लिप तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें मीडिया में प्रसारित करने के लिए एक पेन ड्राइव में उपलब्ध कराए थे। इस मामले पर लोकेश शर्मा ने ये पेन ड्राइव और लैपटॉप भी दिखाया जिसमें 3 ऑडियो क्लिप थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार लोकेश ने इन ऑडियो क्लिप को मीडिया के साथ अपने फ़ोन के ज़रिए शेयर किया था। उन्होंने कहा कि अगर झांसी एजेंसी इस मामले में सबूत मांगेगी तो वो अपने फ़ोन से सबूत देने के लिए तैयार हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 73,799 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान किया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 38,274 ऐसे मतदाताओं ने घर से ही अपने मताधिकार का उपयोग किया है, जबकि प्रथम चरण के तहत 35,525 मतदाताओं ने घर से मतदान किया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाताओं तथा 40% से अधिक दिव्यांग वाले मतदाताओं ने भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर पहली बार घर से ही उत्साहपूर्वक मतदान किया। उन्होंने बताया कि इस विकल्प के तहत सभी 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अब तक 73,799 मतदाताओं ने मतदान किया। इसमें से 56,691 बुजुर्ग तथा 17,108 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। इस दौरान 1062 मतदाताओं की मृत्यु होने तथा 1207 मतदाताओं के अनुपस्थित होने की वजह से उनका मतदान नहीं हो सका है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गडकरी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर बेहोश होकर गिर गए थे। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष सुश्री बनर्जी ने अपने सोशल पोस्ट पर कहा कि वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नितिन गडकरी के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने
के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने ये भी सवाल किया कि इस भीषण गर्मी में चुनाव प्रचार वास्तव में आसान नहीं है। आज गर्मी बहुत है और लोगों को इससे परेशानी भी हो रही है। गाज़ा संघर्ष शुरू होने के बाद से हिज़्बुल्लाह ने इजरायली ठिकानों के ख़िलाफ़ 1650 सैन्य अभियान शुरू किए हैं, जिसमें 2000 से अधिक इजरायली कर्मी मारे गए हैं या घायल हुए हैं। हिज़्बुल्लाह ने कहा कि इन अभियानों में 352 तोपखाने, गोलीबारी, 727 ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलें, 50 हवाई रक्षा, 55 हवाई हमले, 77 स्पाइनर राइफ़ल, 546 निर्देशित मिसाइल, 136 प्रत्यक्ष हथियार और 17 इंजीनियरिंग हथियार सहित विभिन्न प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कहा गया है कि इसराइल को 344 छापे और किलेबंदी, 328 तकनीकी उपकरण, 900 सैन्य वाहन, 67 कमांड सेंटर, 722 निपटान इकाइयाँ, 33 तोपखाने की स्थिति, 5 आयरन डोम प्लेटफॉर्म सहित 5 ड्रोन का नुकसान हुआ है। इराक़ी अधिकारियों ने इस्लामिक स्टेट IS समूह का सदस्य होने के आरोप में 11 दोषियों को फांसी दे दी है। एक सुरक्षा सूत्र ने बुधवार को ये जानकारी दी। जेल के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर शिनहुआ को बताया कि इराक़ी राजधानी बगदाद से लगभग 350 किलोमीटर दक्षिण में नासिरिया शहर में नासिरिया सेंट्रल जेल में मंगलवार को 11 दोषियों को फांसी दे दी गई है। सूत्र ने कहा है कि इराक़ी न्याय मंत्रालय की एक टीम ने इराक़ी राष्ट्रपति के अनुसमर्थन सहित सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद मौत की सज़ा के कार्यान्वयन की निगरानी की है। वर्ष 2017 के अंत में इराक़ी बलों द्वारा इराक़ में IS को हराने के बाद सैकड़ों IS समर्थक मारे गए थे या पकड़े गए थे, जबकि कई अन्य सभी इस इराक़ या विदेश से बड़े पैमाने पर छुपे हुए हैं। इराक़ में मृदरण को 10 जून 2003 को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अगस्त 2004 में इसे बहाल कर दिया गया है।